वोटिंग राइट इन फ्रांस आर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, एक्टिव सिटीजन समझ गए। स्टेट जनरल में जो इलेक्शन होती थी उसमें जो वोट डालते थे वो एक्टिव सिटीजन डालते थे। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई तो ये स्टेट जनरल का नाम चेंज करके, नेम को चेंज करके रख दिए गए, है ना, रख दिया क्या गया, नेशनल असेंबली। और न्यू हाइमेंस, हाइमेंस का मतलब होता है स्तुतियाँ, प्रेयर्स। ठीक है, वो कंपोज किए गए, बनाए गए, उसकी रचना की गई। ओथ, है ना, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कॉमे कॉमे कॉमेमोरेटेड्स। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे कि नई स्तुतियाँ, नए प्रेयर्स, है ना, फ्रांस के लिए रचे गए। और और वहाँ की जो शपथ है ना, न्यू हाइमेंस वेर कंपोज, ओथ टेकन। और जो इलेक्टेड मेंबर होते थे फ्रांस में, है ना, वो अब शपथ लेना शुरू कर दिए थे। एंड मार्टियर्स, मार्टियर्स का मतलब हुआ, मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड्स, मतलब जो शहीद हो गए थे, है ना। जो लड़ाई जब हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो जो लुइस 16 के खिलाफ लड़े थे, मोनार्कियल सिस्टम के खिलाफ लड़े थे, और जो अपने लाइफ को खो दिए, है ना, जो शहीद हो गए, उसका गुणगान किया गया। कॉमेमोरेटेड का मतलब हुआ शहीदों का गुणगान करना, है ना। मार्टियर्स शहीद हुआ, और कॉमेमोरेटेड मतलब गुणगान किया गया, शहीदों का गुणगान किए गए। कहाँ पर? फ्रांस में। और इस प्रकार से जो है इसमें हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ आई। और ये जो गुणगान जो शहीदों का, मैट्रियर्स का होने लगा, ये एक तरह से नेशनलिज्म की भावना को दिखाती है। द न्यू, हाँ वो तो हो गया। ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory. डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी देखेंगे कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब पूरे फ्रांस में एक तरह का शासन चलेगा, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलेगी वो एक जैसा चलेगी। ठीक है, और एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, और एक समान कानून। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब होता है समान कानून, है ना। पूरे फ्रांस में समान कानून को फॉर्मुलेटेड किए गए, लागू किए गए। और ये कानून कौन पालन करेंगे? फॉर ऑल सिटीजन्स। कौन करेंगे? ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिक। विद इन इट्स टेरिटोरी, इसके क्षेत्र के अंदर जो नागरिक होते थे, है ना, वही इसका क्या करेंगे? अब पालन करेंगे। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश एंड ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। मतलब जो आंतरिक कर लगते थे, है ना, जो चूंगी देनी पड़ती थी, टैक्स देनी पड़ती थी। जैसे देखिए कि फ्रांस में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर माल को ले जाना है, गुड्स को ले जाना है, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, चूंगी, है ना, टैक्स देनी पड़ती थी। अब वो सभी चीज़ों को हटा दिया गया। जैसे आज देखिए कि बंगाल से बिहार अगर कोई सामान लाते हैं तो क्या कोई टैक्स देना पड़ेगा? नो, है ना। बंगाल से बिहार अगर अपना सामान मंगाना है तो बंगाल बॉर्डर जो ही क्रॉस करेंगे और झारखंड आएंगे तो क्या बॉर्डर पर टैक्स देना पड़ेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी जो थे और ड्यूज जो थे, मतलब आंतरिक कर जो थे, है ना, उसको एबोलिश कर दिए गए, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, और समाप्त कर दिए जाते हैं। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, नाप तौल का जो सिस्टम है ना, सामानों को तौलने का, नापने का एक समान सिस्टम पूरे फ्रांस में एडॉप्टेड किए गए, लागू कर दिए गए। रीजनल डायलेक्ट्स कहता है जो क्षेत्रीय बोलियां थी, है ना, जैसे फ्रांस बहुत बड़ा एरिया में एक कंट्री था ना, बहुत बड़ा कंट्री था, एक कंट्री है। तो उस फ्रांस के अंदर में बहुत से एरिया है, बहुत से रीजन थे, बहुत से क्षेत्रीय थे। तो रीजनल डायलेक्ट क्षेत्रीय बोलियों को,
माने किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो है ना जो भाषा है ना, लैंग्वेज जो है, नहीं, किसी खास क्षेत्र में बोली जाने वाली जो डायलेक्ट्स हैं, जो बोलियां हैं, उसको डिस्करेज कर दिया गया, है ना, उसको हतोत्साहित किया गया कि ये इस प्रकार की क्षेत्रीय बोलियों को हम फोकस नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेंगे। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का थिंकिंग था, है ना। एंड फ्रेंच एंड इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, है ना, एंड बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फ्रेंच लैंग्वेज को, है ना, एनकरेज कर दिया गया, है ना, पूरे फ्रांस में। ये कहा गया कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलना ही है पीपल को, और जो पीपल फ्रेंच बोलते हैं हम उनका शाबाशी करते हैं, एनकरेज करते हैं। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को एनकरेज किया गया, है ना, डेवलप किया गया, बढ़ाया गया। और जो रीजनल डायलेक्ट्स थी, जो क्षेत्रीय बोलियां होती थी, है ना, जैसे डिफरेंट क्षेत्रों में डिफरेंट डायलेक्ट होती थी, अलग अलग बोलियां होती थी, उसको डिस्करेज किया गया कि ये बोलियां, है ना, पूरे फ्रांस के लिए ठीक नहीं है और इस तरह की बोली को डेवलप नहीं किया जाएगा, है ना, हाईलाइट नहीं किए जाएंगे। और फ्रेंच लैंग्वेज को पूरे फ्रांस में क्या किए जाएंगे, पूरे नेशन फ्रांस में, पूरे नेशन भर के फ्रांस में इसको डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, इसकी बोली, ये फ्रेंच लैंग्वेज पूरे फ्रांस में क्या हो जाएगी, बोली जाएगी। ठीक है, फ्रेंच जो थी, है ना, वो स्पोकन और रिटेन इन पेरिस। फ्रांस की जो कैपिटल जो थी, है ना, उस समय पेरिस थी, और पेरिस में ही फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, स्पोकन की जाती थी और रिटेन होती थी। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है पूरे फ्रांस में, है ना, स्पोकन और रिटेन की जाने लगी और कॉमन लैंग्वेज बन गई। और रीजनल डायलेक्ट्स जो थी, क्षेत्रीय बोलियां जो होती थी, उसको हतोत्साहित कर दिए गए। अब नीचे के पैराग्राफ में आप देखेंगे, द रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन it was the missions and the destiny of the French Revolution to liberate the people of Europe from despotism। अब क्रांतिकारी जो हैं, रिवॉल्यूशनरी जो हैं फ्रांस में, ये डिक्लेयर कर दिए कि अब ये फ्रांस का ड्यूटी है ना, ये उनका कर्तव्य है कि यूरोप के जिन कंट्री के पीपल, है ना, को आज़ादी नहीं मिली है, लिबर्टी नहीं मिली है, वहाँ पर अगर मोनार्की शासन है, वहाँ पर भी अगर फ्रांस की तरह शासन है, तो वैसे रूल को हम एंड करेंगे। और फ्रांस की ये ड्यूटी बनेगी कि यूरोप के अदर कंट्री के पीपल को हम आज़ादी देंगे, हम लिबर्टी देंगे, उनको भी कहेंगे हमारे तरह भी आप आज़ाद रहिए, है ना, लिबर्टी में रहिए, आज़ादी में रहिए, है ना। और हम यूरोप के अदर कंट्री के जो पीपल हैं उनको लिबर्टी देने में हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ये कौन कहते हैं, रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं, है ना, क्रांतिकारी बोलते हैं, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं, फ्रांस में बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे फ्रॉम डिपोटिज्म, मतलब वहाँ पर अगर निरंकुश सरकार अगर चलती है, निरंकुश शासन चलती है, तो उसको हम एंड कर देंगे और वहाँ के पीपल को लिबर्टी देंगे, फ्रीडम देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स, ये जो घटना, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई, इवेंट का मतलब जो फ्रांस में लड़ाई हुई, रिवॉल्यूशन हुई, इसके न्यूज फ्रांस में, है ना, व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। फ्रांस में जो ये घटना हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई, है ना, ये घटना की जो न्यूज जो है ना, यूरोप के डिफरेंट सिटी में पहुंचती है ना, पूरे शहरों में जब फैल जाती है, तो स्टूडेंट और अदर मेंबर जो एजुकेटेड थे, है ना, मिडिल क्लास से आते थे और पढ़े लिखे थे और स्टूडेंट थे, है ना, यूरोप के अदर पार्ट में जो स्टूडेंट थे और एजुकेटेड क्लास के जो पीपल थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो पीपल थे, उसने क्या कर लिए, जैकोबिन क्लब बना लिए। जैकोबिन क्लब क्या होता है ना, ये जैकब के नाम पर जैकोबिन क्लब बना हुआ है, जिसे आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जैकोबिन क्लब का मेंबर कौन होते थे,
जो फार्मर होते थे, फार्मर, सर्वेंट, पुअर, मिडिल क्लास, है ना, ये सभी कैटेगरी के पीपल जैकोबिन क्लब के मेंबर बनते थे। और जैकोबिन क्लब अब क्या होने लगी, है ना, ये सभी जो स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास हैं, है ना, फार्मर्स हैं, है ना, जो लोअर क्लास के पीपल हैं, है ना, सर्वेंट हैं, जो भी हैं, ये सभी अब जैकोबिन क्लब के क्या बनने लगे, मेंबर बहुत तेज़ी से बनने लगे, है ना, यूरोप में। और ये कब पॉसिबल हुआ, है ना, जब वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हो पाई तब। देयर एक्टिविटीज एंड कंपेजन्स प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज which moved in Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790 decade। और इस तरह का जो एक्टिविटी है ना, जब जैकोबिन क्लब बनने लगे यूरोप के अदर पार्ट में फ्रेंच से अलग होकर के, तो फ्रेंच में तो जैकोबिन क्लब बनी ही, लेकिन फ्रेंच के बाहर भी, है ना, फ्रांस के बाहर भी, है ना, फ्रेंच नहीं, फ्रांस के बाहर भी, मतलब यूरोप के अदर पार्ट में भी जैकोबिन क्लब बनने लगी। और ये जैकोबिन क्लब, है ना, एक तरह से फ्रेंच आर्मी को हेल्प करती है। देयर एक्टिविटी एंड कंपेजन्स, है ना, प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी के लिए, है ना, एक मतलब हेल्प करने का काम करती है। फ्रेंच आर्मी अब क्या करती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताए थे कि रिवोल्यूशनरी एक प्रोक्लेम कर लिए थे, ये दावा कर दिए थे कि अब ये मेरा ड्यूटी है कि पूरे यूरोप के पीपल को हम लोग लिबर्टी देने में, आज़ादी दिलाने में मदद करेंगे। और वहाँ पर अगर डिपोजिट में है, अगर वहाँ पे तानाशाही सरकार है, निरंकुश सरकार है, तो निरंकुशवाद तानाशाही सरकार के खिलाफ, है ना, उन लोगों को आज़ादी दिलाएंगे पीपल को, ऐसा बोले थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जब ऐसा बोलते हैं तो नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं, तो इसी के चलते से फ्रेंच आर्मी अब क्या करती है, 1790 के डिकेड में, मतलब 1780 से 1790 का जो पीरियड है उसे क्या बोलते हैं, इन द 1790s, मतलब 1790 डिकेड में, है ना, फ्रेंच आर्मी कहाँ कहाँ जाती है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, है ना, और मच ऑफ इटली के बहुत से अधिक पार्ट, और इसके साथ साथ हॉलैंड, आप ऐसे देख लें, फ्रेंच आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के मच पार्ट में क्या करती है, मूव करती है, प्रवेश कर जाती है ना, इन कंट्री में। कब, इन द 1789 डिकेड में, है ना। अब क्या होता है, विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार्स, ये क्रांतिकारी लड़ाई जब स्टार्ट हो जाती है ना, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। जब फ्रेंच आर्मी जब, है ना, होती है, जब हुई फ्रांस में, तो फ्रेंच आर्मी क्या करती है ना, उसके बाद को थोड़ा सा देखें। फ्रेंच आर्मी अब क्या करती है, बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। नेशनलिज्म की जो भावना है, विचार जो है ना, विदेशों में कहाँ कहाँ, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, है ना, हॉलैंड, ये सभी देशों में फैलाने का काम करने लगती हैं। और ये कहती हैं कि हम पीपल को, यूरोप के जो पीपल हैं उसको लिबर्टी देने वाले हैं। जिन लोगों को लिबर्टी, आज़ादी नहीं मिली है ना, यूरोप की अदर कंट्री में, वहाँ पे हम लिबर्टी पीपल को बांटेंगे, देंगे। और वहाँ पे जो डिपोजिट की जो सरकार है, निरंकुशवाद की जो सरकार है, हिटलर मतलब लुईस 16 जैसे शासन करने वाले रूलर हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, उसकी शासन को ओवरथ्रो कर देंगे। और वहाँ पे पीपल जो रहते हैं उनके लिए हम लिबर्टी, आज़ादी दिलाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है आपका, है ना, वो ये फिगर जो है ना, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर जो है यूरोप के कंट्री का नाम इसमें दिखाए गए हैं, है ना।
इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो देखने का है, आइसलैंड किसको बोलते हैं? डेनमार्क को बोलते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है ना। और इसी के तरह से बहुत से कंट्री हैं तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, है ना। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। फिर भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा विद इन द वाइड swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Dear students, मैं आपको थोड़ा सा क्लास 9 का जो टॉपिक है उसको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई तो लुइस 16 का जो रूल जो था वो ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पे जब उसके शासन को ख़त्म कर दिए जाते हैं, रिवॉल्यूशनरी ख़त्म कर देती हैं। अब वहाँ पे जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट, है ना, शासन करती है। और जैकोबिन गवर्नमेंट शासन करती है मतलब मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास की गवर्नमेंट शासन करती है। और ये डायरेक्टरी एक काउंसिल के थ्रू शासन करती हैं। इसमें कुछ मेंबर होते हैं और ये मेंबर के बीच में आपस में तालमेल नहीं होता है, तो इसका फ़ायदा कौन उठा लेते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं? डायरेक्टरी को तोड़ भंग कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और अपने आप को, है ना, ऑटोक्रेटिक रूलर बन जाते हैं, एक तानाशाही शासक बन जाते हैं। जबकि इसने बहुत से कुछ अच्छे काम किए हैं, है ना, फिर भी आगे चल कर के इसका क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। कहता है विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर द कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स। जब नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में शासन आता है तो उसने फ्रांस में बहुत से सुधार किए, समझ गए। एंड दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस में ये सभी सुधार किए। और फ्रेंच आर्मी जब, है ना, 1790 डिकेड में, है ना, कहाँ जब फ्रेंच, ऐसे से समझिए, जब फ्रेंच आर्मी नेपोलियन बोनापार्ट की लीडरशिप में जब जाती है, कहाँ पर जाती है? फ्रांस से दूसरे कंट्री में, मतलब अदर यूरोपियन कंट्री में जब जाती है, मूव करती है, तो वहाँ पर क्या करती है? नेपोलियन यही सुधारों को वहाँ पर भी लागू करती हैं। मैनी रिफॉर्म्स, नाप तोल के जो सिद्धांत जो हैं, है ना, मेजर करने के लिए नापने तोलने के जो सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, और मतलब इक्वल लॉ लाते हैं, ये समान कानून लाते हैं। और क्या लाते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट वाइज देखेंगे, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, और उसकी आर्मी जो है ना, अदर यूरोपियन कंट्री में क्या करती है? जब मूव करती है, आप जान लीजिए कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के रूलर थे, है ना। जब वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो उसके बाद डायरेक्टरी का शासन चला, और डायरेक्टरी के शासन के बाद, है ना, डायरेक्टरी जब फेल कर जाती है डायरेक्टरी, तो वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, वहाँ का शासक बन जाता है फ्रांस का। और उसकी आर्मी नेपोलियन बोनापार्ट की लीडरशिप में, है ना, अदर यूरोपियन कंट्री में फ्रांस से मूव करती हैं। और जाने के बाद अदर यूरोपियन कंट्री में नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो मैनी रिफॉर्म करते हैं, बहुत सुधार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। हाउ जे रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। पहले आप ये समझ लें कि डायरेक्टरी जो थी एक तरह का रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक का रूप थी, है ना। वहाँ पे पावर जो था वो डिसेंट्रलाइज था, है ना। डायरेक्टरी के जो मेंबर जो थे उसमें पावर बटे हुए थे, लेकिन डायरेक्टरी जो ही फेल कर गई, डायरेक्टरी के जो मेंबर जो थे उसमें जब तालमेल नहीं रहा, फूट पड़ गई, तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका फ़ायदा लेते हैं और डायरेक्टरी को
डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं, मोनार्की को फिर लागू कर देते हैं, है ना, राजतंत्र को स्थापित कर देते हैं, राजा का शासन, है ना। मोनार्की का मीनिंग होता है राजतंत्र। मोनार्की का मीनिंग क्या होता है, राजतंत्र होता है। वहाँ पर जब डायरेक्टरी का रूल खत्म होती है, एक तरह का वो पावर उसमें डिसेंट्रलाइज था, पावर एक आदमी के, एक रूलर के हैंड में नहीं थी, तो मोनार्की पुनः आ जाती है। जब डायरेक्टरी का रूल वहाँ पे ख़त्म होता है फ्रांस में, तो मोनार्की आ जाती है। और नेपोलियन ऐसा करके, है ना, ये दिखा दिया कि डेमोक्रेसी जो फ्रांस में आई थी, है ना, उसको उसने नष्ट कर दिया। डेमोक्रेसी कब आई थी फ्रांस में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई थी, तो और लुई 16 का रूल ख़त्म हुआ था, तो फ्रांस में डेमोक्रेसी आई थी। लेकिन, है ना, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, है ना। और नेपोलियन बोनापार्ट ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर दिए, और फ्रांस में एक तरह से मोनार्की नेपोलियन बोनापार्ट के शासन से शुरुआत हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत से सुधार करते हैं, प्रशासनिक क्षेत्रों में उनका सुधार जो है ना, बहुत बड़ा है। एंड इन कॉर्पोरेट रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, होल सिस्टम रेशनल एंड एफिशिएंट, है ना। सिविल कोड ऑफ 1804 कहता है, उसने सिविल कोड बनाए, 1804 का सिविल कोड बनाए, और ये सिविल कोड ऑफ 1804 को बोलते हैं नेपोलियन कोड। और इस तरह से सिविल कोड ऑफ 1804 क्या कहता है ना, थोड़ा सा इस पर हम लोग देखेंगे कि डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ये बतलाता है कि जन्म से किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। नो पीपल कैन गेट द प्रिविलेज बाय बर्थ। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है ना, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। समझ गए, स्पेलिंग क्या होता है, PRIVILEGES, प्रिविलेज, विशेषाधिकार। नो पीपल, है ना, कैन गेट प्रिविलेज बाय बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज मिलती थी, है ना, पहले मोनार्की रूल में, कब, किसके मोनार्की रूल में, लुई 16 के रूल में, वो सभी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। और वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने एक अच्छा काम क्या किया कि जब बाय बर्थ, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार किसी को मिल जाता था, उसको ख़त्म करके, प्रिविलेज को ख़त्म करके, है ना। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं, प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार होता है, मतलब जन्म के आधार पर बाय बर्थ किसी को विशेष अधिकार मिलता है, प्रिविलेज मिलती है ना, फ्रांस में। तो इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने एंड कर दिया, एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और क्या करते हैं, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून के सामने सभी पीपल को इक्वल कर दिया, है ना। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और पीपल को ये भी कह दिया कि आपको संपत्ति रखने का राइट है ना। आप अपने राइट, अपने प्रॉपर्टी को सिक्योर करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके रखने का आपको अधिकार है। ठीक है, आइए कौन कोड बताता है, नेपोलियन कोड बतलाता है, नेपोलियन कोड ऑफ 1804 बतलाता है। ठीक है, और दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो नेपोलियन कोड का जो रूल है ना, जो लॉ है, वो कहाँ कहाँ लागू हुआ, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुए। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पर तो शासन किया ही, रूल किया ही, और फ्रांस के बाहर जिन जिन कंट्री पर उसका डोमिनेशन रहा, उसका शासन चला, वहाँ पर भी ये नेपोलियन कोड ऑफ 1804 लागू हुए, और वहाँ पर भी इस तरह के सिस्टम इम्प्लीमेंट रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दिस कोड वाज एक्सपोर्ट, हाँ ये तो हो गया। इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, है ना, इन द डच रिपब्लिक, इन द स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश द feudal systems and freed peasants from serfdoms and manorial dues।
यहाँ पे थोड़ा सा देखने की बात है ना, कि डच रिपब्लिक हुआ, स्विट्जरलैंड में और इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किए, है ना, सिंप्लीफाई कर दिए, सरल कर दिए प्रशासन, शासन चला है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, शासन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होते हैं, मतलब शासन को हम सुचारू रूप से, प्रशासन को ढंग से कैसे चलाएं, है ना, उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही इजी कर दिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, समझ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है रूल और ऑर्डर को मेंटेन करती है और अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्या करती है, मेंटेन करती है, समझ रहे हैं? तो इसे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। आप इंडिया से ही समझ लीजिए, है ना। देखिए, हमारा जो सेंट्रल जो रूल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो कौन फॉलो करते हैं, है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं, ठीक है। आप जैसे समझ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ना, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको कौन फॉलो करते हैं, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया, है ना, आपका जैसे हो गया डिस्ट्रिक्ट में, उस ऑर्डर को, है ना, एसपी भी फॉलो करते हैं, लॉ को मेंटेन करते हैं, और है ना, एसपी जो ग्रीडीम होते हैं, है ना, ठीक है, और उसके अंडर में हमारा पुलिस स्टेशन होता है, तो एसपी का जो ऑर्डर होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो पुलिस स्टेशन उसको फॉलो करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को, है ना, नियम कानून को, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन किया जाता है ना, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होती है ना, उसे, है ना, इस तरह का जो सिस्टम है जिसके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर को डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं प्रशासन, मतलब शासन चलाने के लिए जिन डिपार्टमेंट का हेल्प लिया जाता है, समझ गए, ठीक है। इस प्रकार के शासन करने की जो सिस्टम है उसे क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है ना, उसको फॉलो कौन करेंगे, उसको मेंटेन कौन करेंगे, हमारे गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे डीसी का डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में फॉलो होता है, उसके बाद हमारा आता है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी इसको मेंटेन किया जाता है ना। तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और इस तरह से जो सिस्टम बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, उसे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, प्रशासनिक विभाजन को नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना, सिंपलीफाई कर दिया, आसान कर दिया। एंड फीडबल सिस्टम, जमींदारी प्रथा जो थी, है ना, उसको जमींदारी कहिए सामंती प्रथा, है ना, फीडबल सिस्टम को नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना, यूरोप के अदर कंट्री, जैसे कहाँ कहाँ, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक, जर्मनी में समाप्त कर दिया। फीडबल सिस्टम क्या होती है, अब समझ लीजिए कि फीडबल सिस्टम जिसको बोलते हैं सामंत, लैंडलॉर्ड एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सी ज़मीनें होती थी, और वो लैंड को क्या करते थे, है ना, फार्मर को छूट दे देते थे खेती करने के लिए। फार्मर उनको क्या देते थे, टैक्स देते थे, लेकिन फार्मर का लैंड पर कोई अपना अधिकार नहीं होता था, समझ रहे हैं। और ये जो लैंडलॉर्ड जो होते थे, ये जो सामंत होते थे, फीडबल जो होते थे, है ना, वो फीडबल सिस्टम में लैंडलॉर्ड, है ना, अपना मनमाना पावर का यूज करते थे, और फार्मर्स को बहुत नुकसान होती थी, है ना, कष्ट झेलना पड़ता था। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं, फीडबल सिस्टम को समाप्त कर देते हैं, एबॉलिश कर देते हैं, फ्रीड पीजेंट्स, और जो किसान होते हैं, काश्तकार होते हैं, उसको, है ना, जागीरदारी से क्या कर देते हैं, है ना, और मैनोरियल ड्यूटी से
मतलब मुक्त कर देते हैं। अब जो किसान हैं वो किसी के पाबंदी के अंदर काम नहीं करेंगे, ठीक है। इन द टाउन्स टू, शहरों में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, ठीक है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मतलब यातायात और संचार, मोबाइल वगैरह जो हुआ, मैगजीन वगैरह हुआ, जिसे न्यूज को हम लोग वन प्लेस से टू अदर प्लेस का पढ़ते हैं, है ना, ये कम्युनिकेशन हो गया। और ट्रांसपोर्ट जैसे जो आने जाने का जो सुविधा है, माल, है ना, गाड़ियाँ जो चलती हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट आपका देखते हैं, यातायात के साधन, मोटर बाइक, है ना, ट्रेन, रेलवे, ये सभी सिस्टम को नेपोलियन बोनापार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, आने जाने का जो बस वगैरह की जो सुविधा जो थी, है ना, उसको क्या कर देते हैं, सुधार कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि समाचार को, है ना, अपने बात विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम जो बने थे उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं, सुधार लाते हैं। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, है ना, इन लोगों को, है ना, आज़ादी मिलती है, इन लोग एंजॉय कर पाते हैं, है ना। ये न्यू फाउंड फ्रीडम, उन लोगों को आज़ादी मिलती है। पहले फार्मर को फ्रीडम नहीं थी, है ना, आज़ादी नहीं थी, क्योंकि जो फीडबल जो लैंडलॉर्ड होते थे वो किसानों पर अत्याचार करते थे, है ना। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन का मतलब होता है जो बिजनेसमैन होते थे और जो छोटे, है ना, छोटे स्तर पर, है ना, कम से कम जो लघु स्तर पर जो सामानों को, स्मॉल स्केल पर जो अपने गुड्स को बनाते थे, सामानों को बनाते थे, कम मात्रा में सामान बनाते थे, ऐसे बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो हैं, ठीक है, ऐसे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो हैं, ठीक है, ये सभी लोग रियलाइज करने लगे, है ना, ये सभी महसूस करने लगे कि यूनिफॉर्म लॉ जो है, एक समान जो कानून है, स्टैंडर्ड वेट जो है ना, मानक माप जो है, सभी जगह एक समान माप तौल की जो चीज़ें हैं, है ना, ये ये नेशनल ये कॉमन नेशनल करेंसी, और पूरे नेशन में एक जैसी मुद्रा चलती है, एक समान नोट चलते हैं, मुद्रा जो चलती है, करेंसी चलती है, नोट जो चलती हैं, इससे हमारा वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इससे हम सामानों का अदला बदला, खरीद बिक्री इजीली कर सकेंगे, है ना, कर पाएंगे। एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर्स, और ठीक है, और हम आसानी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या लिखता है, हाउएवर इन द एरियाज कन्क्वेर्ड, नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत से एरिया पर, है ना, फ्रांस के बाहर बहुत से एरियाज पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे, जीत लिए थे, कन्क्वेर कर लिए थे। द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस, और जिन क्षेत्रों पर, फ्रांस के जिन कंट्री पर नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किए थे, अधिकार कर लिए थे, है ना, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन जो होती थी, जो वहाँ के जो पीपल होते थे, वो, है ना, उसकी जो रिएक्शन जो थी नेपोलियन बोनापार्ट के से कुछ अच्छी नहीं थी, उनकी रिएक्शन मिली जुली थी। क्या वो कहते थे, लोकल पॉपुलेशन, है ना, लोकल पॉपुलेशन अदर यूरोपियन कंट्री में क्या कहते थे, फ्रांस को छोड़ करके, है ना, इन मैनी प्लेसेस, बहुत से प्लेसेस पे, है ना, जैसे हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गए, है ना, एज वेल एज ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वारसा, है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं लोकल पीपल, इस देश के पीपल ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वारसा, है ना, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड के पीपल क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं, है ना, हमें देखना है। द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, हार्बिंगर्स का मतलब हुआ देने वाला, है ना, मतलब यहाँ पे आप देखिए कि ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वारसा, है ना, में फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया गया कि ये फ्रेंच आर्मी जो है हमें लिबर्टी देने वाली है, आज़ादी देने वाली है। बट द इनिशियल इंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी
as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedoms. Increase taxation, लेकिन इतना कहने अभी कुछ पीपल जो बोल रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो रूल है अच्छा है, लेकिन उसने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं, सुधार किए हैं। फ्रांस के नहीं, अदर यूरोपियन कंट्री में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए हैं, लेकिन ये जो लोकल पीपल जो हैं, है ना, जैसे जहाँ पे उसने अधिकार किए थे, है ना, उनका क्या कहना था कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या किए हैं, टैक्स बढ़ा दिए हैं, है ना, क्या कर दिए हैं, टैक्स बढ़ा दिए हैं। इंक्रीज टैक्सेशन और सेंसरशिप, अपना मोनोपोली को दिखा रहे हैं, है ना, एंड फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मी, और पीपल को जबरन, है ना, फ्रेंच आर्मी में भर्ती कर रहे हैं ताकि और यूरोपियन कंट्री को जीता जा सके, कन्क्वेर किया जा सके। और इससे, है ना, इस तरह की एक्टिविटी से लगता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सुधार किए थे, इम्प्रूवमेंट किए थे, है ना, वो सभी फीका पड़ जाते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट का जो रूल है वो अच्छी नहीं है। एक तरफ उसने अच्छा काम किए हैं, लेकिन उसने जो टैक्स बढ़ा दिए, हमारे जो लोकल पीपल हैं उसको फोर्सली मिलिट्री में, आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, फ्रेंच आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, वो भर्ती होना नहीं चाहते हैं, तो अपना मोनोपोली दिखा रहे हैं हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री पर जबरन कब्जा कर लिए हैं। तो इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का जो रूल है अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उसने इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ाए, अपने सेंसरशिप को लागू किए, अपने मोनोपोली को लगाए, फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी में जबरन लोकल पीपल को भर्ती कर दिए। और इस तरह की एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि फ्रेंच आर्मी जो है अच्छा काम नहीं की, और जो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उसका रूल जो है यहाँ पे वेलकम करने लायक नहीं। उसने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन उनका जो टैक्स वगैरह बढ़ाने का काम है, पीपल को जबरन, लोकल पीपल को जबरन फोर्सली जो है फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट कर देना, है ना, भर्ती कर देना, सेंसरशिप को दिखाना, मनमाना अपना मोनोपोली को दिखाना, टैक्सेशन को बढ़ाना, इंक्रीज टैक्सेशन, कर टैक्स को बढ़ाना, ये सभी एक्टिविटी ये दिखाते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो, है ना, अच्छे नहीं थे, है ना, उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं थी। पीपल त्रस्त हो गए थे, पीपल अनहैप्पी हो गए थे, और पीपल नेपोलियन बोनापार्ट से मुक्ति चाहते थे। ठीक है, थैंक यू।